हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का कार्यकाल जो रहा था वो 322 से 185 ईसा पूर्व रहा था, यानी बीसी। ठीक है, इसमें आपको मेन रूप से तीन राजा के बारे में पढ़ना है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा बिंदुसार, इसका जो लड़का रहता है। और तीसरा अशोक के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहे वीडियो में। आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज मैं लिख करके ले आया हूँ। पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर बिंदुसार, और फिर अशोक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो लंबी हो, या हो सकता है कि यह वीडियो दो पार्ट में भी मतलब बनाना पड़े, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं 12th क्लास में। और ये जो वीडियो है किसी भी क्लास के लिए जहाँ से पर मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे बीए और 12 के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश का कार्यकाल ये नहीं लिखा हुआ है। ये जो कार्यकाल लिखा हुआ है 322 से 298, ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ठीक है, एक मिनट, चंद्रगुप्त क्या हो जा रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये जो कार्यकाल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक किसका कार्यकाल रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो अब आगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को मार करके मौर्य वंश के स्थापना किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य के सहायता से। ठीक है, इसकी प्रधानमंत्री, यानी इसके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के अन्य भी नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी ये चाणक्य जी का ही नाम है। ठीक है, इस बार को आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपको ये तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी भी आई है। ठीक है, दूसरा, चंद्रगुप्त की माता का नाम तो मूरा था, या कहीं कहीं मोरा भी लिखा हुआ रहता है, और पिता सूर्यवर्धन या सूर्यगुप्ता। ठीक है, ये चंद्रगुप्त के माता और पिता है। वैसे तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के माता और पिता के बारे में जैन और बौद्ध ग्रंथ बताता है, लेकिन तो कोई मतलब लिखित साक्ष्य नहीं है कि, मतलब प्रूफ्स नहीं है कि इनके माता पिता के बारे में। ठीक है, इस बार को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, इनके पत्नी का नाम क्या था? दुर्धारा, जो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के पुत्री थी। ठीक है, धनानंद की पुत्री जो लिखा हुआ है। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। ठीक है, देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ। और श्रवणबेलगोला में देखिए, ये जैन धर्म को मानते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था, यानी भूखे प्यासे रह करके। ठीक है, दूसरा, अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त का युद्ध। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग अच्छे से देखेंगे। चंद्रगुप्त का युद्ध सेल्कस निकेटर है। यहाँ पे क्या है? सेल्कस निकेटर के साथ हुआ। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। अब ये सेल्कस निकेटर कौन था? तो आप लोग इसका नाम सुने होइएगा, सिकंदर का। ठीक है, तो सिकंदर जब यहाँ भारत पे आक्रमण करने आए थे तो उन्हें भारत से वापस जाना पड़ा था। वो सिकंदर वाला वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पर इसके पास दो सेनापति थे सिकंदर के पास। एक था थल सेनापति, एक जल सेनापति। ठीक है, तो जल सेनापति का नाम था नियारकस। क्या नाम था? नियारकस। थोड़ा सा मैं बता दूं, नियारकस। ठीक है, और थल सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। थल सेनापति का क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। ठीक है, तो जब ये वापस जा रहा था तो ये फिर से लौट के आता है। ठीक है, कहाँ? भारत पे, भारत में आक्रमण करने। ठीक है, और जहाँ पे अशोक जो दो चार राज्य जीते रहते हैं पंजाब के क्षेत्र में, वहाँ पे अपना शासन करने लगता है। ठीक है,
तो फिर ये युद्ध करने की सोचता है चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। तो ऐसे में दोनों में युद्ध होता है, तो चंद्रगुप्त जीत जाता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। फिर दोनों के बीच में संधि होती है। देखिए, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हुई। इस संधि से इस संधि में सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया, ठीक है। याद रखेंगे, हेलेना का विवाह किससे हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे देखिए, सेल्यूकस निकोटर लिखा हुआ है। सेल्यूकस निकेटर ने गंधार और कंबोज और भी 2 क्षेत्र थे जो चंद्रगुप्त को समझिए दहेज में दे दिया, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको 500 हाथी दिया सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा के क्षेत्र में हाथी ज़्यादा मिलते थे, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। अब मेगास्थनीज भी सेल्यूकस निकेटर का ही दूत था, ठीक है। जो जैसे विवाह हुआ ना हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसके साथ ही ये समझिए लोकनी की तरह आ गया था। कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक की रचना किया है, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला जो पॉइंट है, चंद्रगुप्त का अन्य नाम सेंद्रोकोटस और एंड्रोकोटस है। यूनान के जो इतिहासकार है ना, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंद्रोकोटस और एंड्रोकोटस बताया है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जरूर बताइएगा हमें। आगे देखिए, भारत और यूनान का इतिहासकार जस्टिन है। सॉरी, कुछ यहाँ पे, हाँ, जैसे भारत और इतिहासकार जस्टिन नहीं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये लिखने में इनको गलती हो गया है। यहाँ पे इसका मतलब है कि यूनान का जो इतिहासकार है वो, ये देखिए, जस्टिन जो है वो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से इनको पुकारा है, ठीक है। चलिए, देखिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार पूछा है 12th के एग्जाम में कि अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखे। जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उसमें भी इसकी चर्चा होगी, ठीक है। देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें 15 अधिकरण है। कितना? यानी अध्याय है कितना? 15। और इसमें उन्होंने राजा होने के लिए 7 अंग यानी 7 सिद्धांत बताए हैं, जिसे सप्तांग भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा सप्तांग क्या है, कौन कौन से है चाणक्य के, तो आपको बताना पड़ेगा। पहले तो राजा, ठीक है, क्या? एक राजा होना चाहिए, और राजा के पास आमत्य होना चाहिए यानी मंत्री, और फिर जनपद, है ना। जनपद मतलब एक क्षेत्र होना चाहिए। फिर दुर्ग होना चाहिए यानी दीवार, किला होना चाहिए। और पड़ोसी से मित्रता होनी चाहिए, ठीक है। और धन होनी चाहिए, कोष होनी चाहिए, ठीक है। और न्याय यानी न्याय हमेशा करे, ठीक है। न्याय मतलब दंड। ये 7 अंग है, तभी आप एक अच्छे राजा बन सकते हैं। क्या? राज्य, हाँ, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष और न्याय। इसको याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कि पूछ देता है कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत के बारे में बताइए, ठीक है। तो क्या क्या स्रोत है? देखिए, पहले तो पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो अशोक का जो अभिलेख है, पुरातत्व हम उसे कहते हैं दोस्तों कि जैसे जो वस्तु ना जमीन में खोदाई के दौरान हमें प्राप्त होती है, ठीक है, जमीन से, उसे पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। तो अशोक का जो अभिलेख है उससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ का अभिलेख है, शाहगीर का अभिलेख है, तो इन सबसे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा मौर्य वंश के जो काल के कुछ सिक्के भी उपलब्ध है, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी के मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस, ये गलत, मुद्रा राक्षस, ठीक है, हाँ, और जैन और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। तो ये साहित्यिक स्रोत है। यानी आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, तो आप कहिएगा कि मौर्य वंश के जानकारी के निम्नलिखित स्रोत है, और 2 भागों में बांट दीजिएगा। एक तरफ पुरातात्विक लिखिए, एक तरफ साहित्यिक, और ये लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा विदेशी यात्रा वृत्तांत ही है। विदेशी मेगास्थनीज का इंडिका, ये विदेशी था।
इंडिका कभी कभी पूछ लेगा कि इंडिका पे भी टिप्पणी लिखे, तो थोड़ा सा ध्यान लगेगा। मेघासुर ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें न केवल पाटलिपुत्र का है ना, बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, इस बार को ध्यान में रखेंगे। अब अगला जो है हमारा बिंदुसार, यानी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका लड़का बिंदुसार है ना राजा बनता है। कब? 298 ईसा पूर्व में, जो 273 ईसा पूर्व तक शासक करते हैं मगध पे। ठीक है, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी माता दोधारा, वही चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी घनानंद की पुत्री। चलिए, अगला है बिंदुसार के पुत्र सुसीम और अशोक थे। मेनली यही दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। सुसीम बड़ा था लेकिन बकलोल था। ठीक है, और अशोक समझदार था, ताकतवर था, हर चीज था अशोक के पास। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, शुभद्रांगी द्रांगी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय धर्म को मानते थे। देखिए ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे, और वो जैन धर्म को मानते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा। बिंदुसार के काल में बस एक ही इम्पोर्टेंट बात आपको क्या पढ़ना है, देखिए कि सीरिया नरेश एंटियो, ये गलत लिखा, आप लोग इसको छोड़ दीजिए। देखिए देखिए सीरिया नरेश एंट्रियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, यानी डाइमेकस ये राजदूत को याद रखिएगा बस। सीरिया नरेश ने अपने राजदूत, आपको ये नहीं भी याद रहेगा तो सीधा लिखिएगा, सीरिया नरेश अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तब बिंदुसार ने है ना, तब बिंदुसार ने सीरिया नरेश से 3 वस्तुओं की मांग रखी थी। एक तो मीठी शराब, ठीक है, और एक सूखी अंजीर, और एक दार्शनिक की मांग की थी। क्या? दार्शनिक की। एक किसकी मांग की थी? दार्शनिक, दार्शनिक की। ठीक है, तो क्या हुआ कि सीरिया नरेश ने दार्शनिक को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं बिंदुसार को दे दिया था। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा, सीरिया नरेश देखिए हमारे यहाँ विद्या को, ज्ञान को बेचा खरीदा नहीं जाता है, इसलिए हम आपको दार्शनिक नहीं दे पाएंगे। सूखी अंजीर और मीठी शराब उन्होंने बिंदुसार को दे दिया था। ठीक है, चलिए, और एक और घटना घट गई थी बिंदुसार के काल में, इम्पोर्टेंट है। बिंदुसार के समय में ही जम्मू कश्मीर में एक विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र सुसीम को, है ना, सुसीम को भेजा, लेकिन वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। फिर बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक ने विद्रोह को एक दिन में ही दबा दिया। ठीक है, और एक नया नगर श्रीनगर की स्थापना किया। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, क्या हुआ था एक्चुअली में कि विद्रोह हो गया था जम्मू कश्मीर में, तो उस समय अशोक जो था अवंती के, और क्या था, राज्यपाल था। तो ऐसे में सुसीम को भेजा गया कहाँ? जम्मू कश्मीर में, भाई जाओ विद्रोह दबा करके आओ, किंतु वो असफल रहा। ठीक है, विद्रोह को दबाने में। तब अशोक को भेजा गया। अशोक ने गया, जो तबाही मचाया, एक दिन में ही विद्रोह समाप्त हो गया। और उन्होंने अपने पिता बिंदुसार को बताया, हाँ विद्रोह मतलब कि बता दिया कि देखिए विद्रोह शांत कर मतलब हो गया एक ही दिन में। बोले एक ही दिन में कैसे कर दिया? तो इसने क्या क्या मालूम है कि विद्रोह करने वाला कोई बचेगा तभी नहीं विद्रोह करेगा, यानी सबको काट दिया था। इतना इतना क्रूर था अशोक। बाद में ना अशोक को धर्म परिवर्तित करता है, धर्म की शुरुआत करता है, किंतु शुरू में बहुत कठोर था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, चलिए, अशोक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अशोक का जो कार्यकाल रहा था वो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। एक आपको कन्फ्यूजन होगा कि बिंदुसार मारा कितना में? 273 BC में। बिंदुसार कब मारा? 273 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए ईसा पूर्व घटता है, इस बार को ध्यान रखेंगे।
अब कहिएगा कि ये 269 में राजा कैसे बना। तो देखिए ये 4 साल के बारे में जानकारी तो नहीं है, किंतु जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है वो कहते हैं कि 4 साल अशोक अपने 99 भाइयों को मारने में लगा दिया। 99 भाइयों को नहीं कहता है कि संघर्ष चला था सभी भाइयों में, इसमें अशोक ने सभी को मार दिया था और शासक बना था। तो ऐसा कुछ मानना है कुछ इतिहासकार का भी और कुछ जैन और बौद्ध ग्रंथ का। वैसे ये प्रूव्ड नहीं है कि अशोक ने अपने भाई को मारा था, ठीक है। तो इनका जो काल है कितना है, 269 से 232 ईसा पूर्व तक। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह मौर्य वंश के तीसरा शासक थे, ठीक है। चलिए देखिए अगला, अशोक का जो जन्म है वो 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ही हुआ था। तो ये अच्छा है कि ये जहाँ जन्म हुए वहीं मरे, ठीक है। 304 में जन्म, 232 में मर गए थे, ठीक है। ईसा पूर्व की बात हो रही है। चलिए, और कहाँ, पाटलिपुत्र में। और इनके पिता के नाम की बात करें तो बिंदुसार, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ लिया है, और माता सुभद्रांगी। एक मिनट, हाँ माता सुभद्रांगी, ठीक है। चलिए सही है। अशोक की प्रिय पत्नी कारुबाकी थी, है ना। अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी, कारुबाकी। वैसे तो 4-5 पत्नी थी मेन, पर कारुबाकी मतलब ज़्यादा प्रिय थी। अशोक की पहली पत्नी देवी थी, ठीक है। पहली पत्नी देवी के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा रहती है, यानी देवी से ही इनको संघमित्रा और महेंद्र की मतलब प्राप्ति होती है, पुत्र और पुत्री की। देखिए महेंद्र और संघमित्रा को आप लोग याद रखें, क्योंकि आपको बीए में जाइएगा तो आपको हिंदी में भी पढ़ना है इसे, और साथ ही साथ आगे चल करके अशोक इसे धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजता है। भाई के नाम बात करें तो क्या है, सुसीम था। कौन था, सुसीम, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है। और एक भतीजा था निगरोध, ठीक है। नाम याद रखिएगा, आगे हम बताएंगे कि क्यों नाम याद रखना है निगरोध का, ठीक है। अशोक के बौद्ध गुरु उपगुप्त, ठीक, कौन थे, उपगुप्त। चलिए अगला है, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। फिर ये कश्मीर विद्रोह को दबाया, जैसे कि हमने बिंदुसार वाला में बात कर लिया है। कश्मीर के विद्रोह को किसने दबाया, अशोक ने, और श्रीनगर की स्थापना किया था। चलिए अगला जो पॉइंट है, कलिंग के राजा नंदराज और अशोक के बीच युद्ध हुआ 261, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में। अशोक और कलिंग, मतलब अशोक और नंदराज जो कलिंग का राजा था उसके बीच। इस युद्ध में अशोक जीत जाता है, किंतु ये युद्ध इतना भयानक होता है, इसमें बच्चे बूढ़े मतलब औरत सभी मारे जाते हैं वहाँ के, कहाँ के, कलिंग के। कहा जाता है कि ये जो अशोक एक कन्या से प्रेम करती थी, जो वहाँ की राजकुमारी थी, वो भी इस युद्ध में मारा जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसके कारण अशोक ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, यानी मार काट को, बिल्कुल हिंसा को त्याग दिया, मार काट को छोड़ दिया। इस युद्ध के बाद इनका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। आपसे पूछेगा कि किस युद्ध के बाद इनका जो हृदय परिवर्तित हो गया, या किस युद्ध के बाद इन्होंने धर्म की शुरुआत की थी, तो कलिंग युद्ध था 261 ईसा पूर्व में। देखिए आगे लिखा हुआ भी है कि अशोक ने भेरी घोष, यानी हिंसा को त्याग कर धम्म घोष अर्थात इंसानियत की नीति अपनाई। देखिए धम्म का मतलब कोई धर्म नहीं है, ये इंसानियत है, एक सही राह पे चलना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अशोक के बेटा का नाम जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं महेंद्र, और बेटी का नाम संघमित्रा। देखिए इन्होंने अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। देखिए क्या होता है कि जैसे उन्होंने धर्म की शुरुआत कर लेता है कौन, अशोक, तो वो उदास, मतलब धर्म की शुरुआत करने से पहले वो जैसे वो कलिंग युद्ध के बाद वो उदास रहने लगता है, उनको मन नहीं लगता था, बेचैनी होता रहता था। तो ऐसे में उसका जो एक भतीजा था जो निगरोध था, जो हमने बताया था, कौन, निगरोध। तो निगरोध बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है, और बौद्ध बड़ा खुश रहता था एकदम मग्न में, अपने मग्न में, है ना। तो वो अशोक ने इससे पूछा कि भाई तुम इतना खुश कैसे रहते हो, तुम हमें भी बताओ, हम भी परेशान हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ, इसलिए
कि मैं तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ, चलिए मैं आपको अपने गुरु से मिलाता हूँ। तो वही उपगुप्त, जो उपगुप्त की बात हमने किया था, तो उपगुप्त जो अशोक के गुरु बने बाद में, बौद्ध गुरु, ठीक है। तो उपगुप्त ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया और ये फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद जगह जगह पर जहाँ जहाँ बौद्ध स्थल थे वहाँ वहाँ पर ये घूमने लगे, वहाँ पर विकास करने लगे। मंदिर, जो स्तूप है ना, विहार, चैत्य, ये सब होता है बौद्ध धर्म में, स्थल से बनवाने लगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, किंतु अशोक अन्य धर्म से नफरत नहीं करता था, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसी क्रम में इन्होंने अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भी भेजा था। चलिए देखिए, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे बड़ी पहली कामयाबी जेम्स प्रिमसन को मिला था। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस इतिहासकार ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ पाया था, तो जेम्स प्रिमसन वो व्यक्ति थे, ठीक है। और देखिए अशोक का अनेक नाम है, यानी एक नाम नहीं, देखिए अशोक, प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय, ये तीनों नाम है अशोक का, ठीक है। एक्चुअली में देखिए ये जो अशोक नाम है ना, किसी अभिलेख पे नहीं लिखा हुआ था, सब जगह प्रियदर्शनी लिखा हुआ था, देवनाम प्रियदर्शी, या है ना, इस तरह से लिखा हुआ था। तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये कौन देवनाम है कौन प्रियदर्शी है। एक जगह लिखा हुआ है कि सम्राट देवना अशोक, है ना, सम्राट देवनाम प्रिय अशोक, एक जगह लिखा हुआ है। तो वहीं से पता लगता है कि ये सभी अभिलेख किनका है, तो अशोक का है। चलिए अब अभिलेख किसे कहते हैं, तो देखिए पत्थरों पर खोदकर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। आपसे पूछेगा अभिलेख किसे कहते हैं, या अभिलेख का महत्व भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अभिलेख का महत्व पूछे तो आप लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा कि पत्थरों पर खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेख से हमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, राजा महाराजा, है ना, रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला शिलालेख, छोटे छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। लिखने की कला को लिपि कहते हैं, जैसे कि आपको पता है। ये सब मैं किस लिए बता रहा हूँ कि आगे के जो बात है वो आगे क्या है, अगला जो पॉइंट जो बनेगा हमारा अभिलेख बनेगा, अभिलेख को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्तंभ लेख, तो पिलरों पर खोदकर लिखना क्या कहलाता है, स्तंभ लेख कहलाता है। 22 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। लगता नहीं है इस वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं 30 मिनट तक अगर हो जाए तो मैं बता दूंगा सारा। अशोक, एक मिनट, हाँ अब देखिए अशोक के 14 शिलालेख है, कितना है, 14 शिलालेख है, चतुर्दश शिलालेख। तो इस 14 शिलालेखों को आपको जानना है, मैं जल्दी जल्दी बता दूं। देखिए प्रथम शिलालेख में अशोक ने लिखवाया है कि इसमें, सॉरी दोस्तों, देखिए 14 शिलालेख जो अशोक ने लिखवाया उसी को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे थे। तो पहला शिलालेख में देखिए इसका पीडीएफ चाहिए पूरा का, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा विथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको कंपटीशन किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो प्रथम शिलालेख में इन्होंने लिखवाया है, इसमें अहिंसा पर बल दिया है। किस पे, अहिंसा पे, यानी मार काट ना करो भाई, और पशु बलि पर रोक लगा दिया है। सोचिए कि पशु बलि पे रोक लगा दी, इतना धर्म इसका परिवर्तन हो गया करेंगे उसके बाद। देखिए उसके बाद दूसरा अभिलेख में इन्होंने लिखवाया है, दूसरा अभिलेख में क्या लिखवाया है कि इसमें पशु चिकित्सा को, इसमें पशु चिकित्सक हो गए, यहाँ पे चिकित्सक की चर्चा है, साथ ही दक्षिण भारत के 4 राज्यों की चर्चा है। देखिए मेन रूप से दूसरा अभिलेख में क्या है कि पशु का भी इलाज होना चाहिए, ये चर्चा है। पशु को मारो काटो नहीं, है ना, ये तो पहला में। तीसरा में देखिए इसमें अशोक के 3 अधिकारी, राजक, युक्तक और प्रादेशिक का चर्चा है। यानी 3 राजक, राज्य के अधिकार, मतलब 3 अधिकारी है जो बड़े अधिकारी थे, एक राजक, एक युक्तक और प्रादेशिक, इन तीनों का चर्चा है, जिसका काम क्या था, धर्म के प्रचार करना, ठीक है। धर्म के यानी धर्म प्रचार के लिए क्या क्या नियम बनाए जाए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए ना, इस सब के जो 3 अधिकारी थे उनका नाम क्या था, राजुक, युक्तक और प्रादेशिक, इसकी चर्चा है, ठीक है। चौथा जो शिलालेख है उसमें इन्होंने कहा है कि भेरी घोष की जगह धर्म घोष की नीति का
जो अपनाया है उसकी चर्चा है, यानी भेरी घोष और धम्म घोष की चर्चा है। ठीक है, चलिए 5वां शिलालेख में क्या है, इसमें धम्म महामात्रों की चर्चा है जो धार्मिक जीवन के देखरेख करता है। ठीक है, धम्म महामात्रों की चर्चा है, ध्यान रखेंगे। 6वां अभिलेख में इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे हमसे मिल सकता है। इन्होंने क्या कहा है कि हमारा अधिकारी जन कल्याण के लिए कभी भी मुझसे मिल सकता है। 7वां अभिलेख में इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय के लिए, यानी जो आपसी मनमुटाव है उसको दूर करने के लिए समन्वय की चर्चा है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इस बात को ध्यान रखिए, आप सब एग्जाम में पूछेगा कि सबसे बड़ा शिलालेख क्या कौन सा है, तो 7वां। 8वां में देखिए, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है और 10वें वर्ष में बोध गए और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे। यानी इसमें अशोक जो यात्रा किया था, धम्म की शुरुआत जो धम्म यात्रा किया था उसकी चर्चा है ना। 8वें वर्ष यानी कलिंग युद्ध के बाद इसकी यात्रा शुरू होती है। 10वें वर्ष में यानी अपने राजा बनने के 10वें वर्ष में एक बोध गया गए और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे, जहाँ महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी। 9वें शिलालेख देखिए, इसमें छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा है, यानी छोटे छोटे त्योहारों को बंद इन्होंने करा दिया क्योंकि इसमें खर्च ज़्यादा होते हैं आमदनी का। और 10वें में है, इसमें धम्म के महत्व की चर्चा है। देखिए आपको जैसे 12 के लिए तो सब नहीं पढ़ना है, 2-3 यानी 13वां शिलालेख से 10वां 7वां पहला से क्वेश्चन आते हैं, किंतु आपको जानकारी के लिए सही पढ़ना जरूरी है। 11वां शिलालेख में इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताए। और 12वां शिलालेख, इसमें अशोक ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए महामात्र यानी मंत्री का नामक अधिकार का चर्चा किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है 13वां जो आपके एग्जाम में पूछता है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। आपसे पूछे है कैवें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वें शिलालेख में देखिए क्या बाजी पलटा है कि इसमें अशोक ने कहा है कि ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त मैंने बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, जो लिखने वाला जिम्मेवार है। देखिए क्या इन्होंने कहा है। ठीक है, आपको पता ही अशोक कैसा था पहले, है ना, कैसा मार काट कैसा आदमी था, किंतु बाद में अच्छा बन गया। तो यही कहा कि शिलालेख में तो सिर्फ अच्छा ही लिखा हुआ है इसके, ठीक है, बुराई तो नहीं लिखा हुआ है। तो इन्होंने सारा भार किस पे डाल दिया, लिखने वाला पे। देखिए कि इसके अलावा मैंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है, जो इस पे लिखा हुआ नहीं है, इसका जिम्मेदार मैंने ही लिखने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखिए आज की वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। आगे आपको पढ़ना है, देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको थोड़ा मैं बता दूँ, या आप PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, आप लोग लिख लीजिएगा कि मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। ठीक है, उसके बाद मौर्य काल में देखिए न्याय व्यवस्था कैसी थी, कंटक शोक धरा स्थली संस्था संचारित गुप्तचर व्यवस्था थी। ठीक है, उसके अलावा मौर्य प्रशासन, है ना, मौर्य प्रशासन पढ़ना है आपको, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मौर्य वास्तुकला पढ़ना है। ठीक है, देखिए सामाजिक जीवन पढ़ना है, धार्मिक जीवन मौर्य काल के कैसा था, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, ये वीडियो सुबह आपको 7 बजे मिलेगी और शाम को इस चैप्टर का सभी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा।